नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जो सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है और खास तौर पे इजरायली अखबारों में जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, चाहे वो हारिज हो, चाहे वो जेरूशलम पोस्ट हो और चाहे टाइम्स ऑफ इजराइल हो, खबर यह है कि आज ही ये पॉसिबल है कि सीज फायर हो जाए, आज कल जब भी हो। सीधी बात यह है कि सीज फायर की शर्तें तय हो गई हैं और ट्रंप की अगर माना जाए, और मानना ही पड़ेगा, ट्रंप को तो सबसे ज्यादा पता होगा, तो ट्रंप का कहना है कि हैंडशेक हो चुका है। हैंडशेक कब होता है? जब सारी चीजें तय हो जाती हैं तब हाथ मिलाया जाता है, और हाथ मिलने के बाद सिर्फ घोषणा बाकी होती है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद सीज फायर आज कल में ही हो जाए। यह बहुत बड़ी खबर होगी। 14-15 महीनों से जिस तरह से लड़ाई चल रही थी, ऐसा लगता है लड़ाई बंद हो जाए। किन किन शर्तों पे हुआ है इस पर मैं आऊंगा, डिटेल में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले यह कि यह लड़ाई खत्म होने के पहले इजराइल जितनी हो सके उतनी हत्याएं कर लेना चाहता है। लगातार उसने घरों पर हमला किया है, लोगों को मारा है, दर्जनों लोग मारे गए हैं। और इस समय दूसरी घटना यह हुई है कि जो लड़ाई चल रही है उसमें इजराइल के 5 लोग और मारे गए हैं। अगर कल का वीडियो आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 4 लोगों के मारे जाने और 6 लोगों के घायल होने की खबर है, और उसके बाद कहा था कि आज एक और खबर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और आपसे कहा था कि मुझे अभी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए हैं। आज के अखबारों में, इजराइल के अखबारों में, उन्होंने यह मान लिया है कि 5 उनके सैनिक मारे गए हैं, यानी 5 सैनिक मारे गए हैं, 11 घायल पड़े हुए हैं। उनका क्या हाल है किसी को नहीं पता। और हमास का यह दावा है, अल कासम का यह दावा है कि कम से कम 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एग्जैक्ट क्या है मुझे नहीं पता। यह बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यह एक बड़ी वजह है इस सीज फायर की। अगर किसी को लग रहा है कि इस सीज फायर में इजराइल की जीत हुई है, तो मैं आगे कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो इजराइल के अखबारों में ही छपी हुई हैं, लेकिन गोदी मीडिया से उन खबरों को निकालना और उनके एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए लोग अक्सर छोड़ देते हैं। उधर हूथी ने भी हमले किए हैं और आज सुबह 3 बजे पहला हमला किया तो इजराइल के अखबारों ने छापा। उस समय इंटरनेट पे आया कि हल्का फुल्का हमला था और इसमें कुछ खास नहीं हुआ, कुछ घरों के ऊपर उनकी मिसाइलें गिरी, घरों को नुकसान हुआ, इससे ज्यादा हमला नहीं हुआ। अभी इस खबर की बात हो ही रही थी कि अचानक इजराइल में फिर से सायरन बजने लगे। लगभग पूरे इजराइल में सायरन बजे और कंडीशन यह हुई कि लाखों लोग अपने घरों से भागकर सुरक्षित जगहों पर जाकर छिप गए। और पता यह चला कि यह जो हमला हुआ है वो इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्ट्री पे हुआ है और इसमें काफी सारे लोग घायल हुए हैं। बाद में अल अंसार यानी हूथी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सामने आकर कहा कि हमने यह हमला इजराइल की सिक्योरिटी मिनिस्ट्री पर किया था और इसमें काफी लोग घायल हुए हैं, जो बात अभी इजराइल के अखबार भी इंकार नहीं कर पा रहे हैं। तो जंग चल रही है, सीज फायर की घोषणा होने वाली है, हो सकती है आज कल परसों जब भी हो, लेकिन अभी जंग वहां पर चल रही है और इजराइल के ऊपर भी कई तरफ से मार पड़ रही है। अब आते हैं लौट के सीज फायर पर। कुल मिलाजुलाकर हालत यह है कि इजराइल के अखबार बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस सीज फायर को अपनी जीत की तरह दिखाएं। इसलिए वो ये तो बता रहे हैं कि हमारे होस्टेज रिहा होने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कौन कौन सी शर्तें मानी गई हैं। वहां का जो राइट विंग है, जो नेतन्याहू का सबसे बड़ा समर्थक है, उसके बयान आने जरूर शुरू हो गए हैं। स्मोट्रिच है, स्मोट्रिच के बारे में मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूं, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर है। उसने इसको कैटास्ट्रोफ कहा है। अंग्रेजी के इस लफ्ज का अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होता है तबाही, बर्बादी। यानी उसका कहना है कि ये जो सीज फायर हो रहा है ये इजराइल के लिए तबाही लेकर आएगा। जो बेन ग्वेर है वो भी कह रहा है कि ये अभी तो सीज फायर हो रहा है लेकिन इसको हम चलने नहीं देंगे, यानी कि जंग करेंगे। और इन दोनों मतलब का मानी समझना हो तो एरिक सेगल का बयान पढ़ना चाहिए। एरिक सेगल जो है वो नेतन्याहू का बहुत करीबी है और जर्नलिस्ट है। उसका कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की पहली कीमत हमें चुकानी पड़ी है ये डील करके। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो डील हुई है ये ट्रंप के दबाव में हुई है। मैंने आपको बताया था कि अभी 4-5-6 दिन पहले ट्रंप ने एक वीडियो रिट्वीट किया था। ट्रुथ नाम का उनका जो सोशल मीडिया है, जिस पर जब उनके ऊपर ट्विटर पर बैन लगा दिया गया था तो वो ट्रुथ पे चले गए थे। तो ट्रुथ मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था। यह वीडियो जेफरी सैक्स का था। जेफरी सैक्स एक जाने माने
इकोनॉमिस्ट हैं और नेतन्याहू के बहुत बड़े आलोचकों में से हैं। उसमें गालियां दी गई थी नेतन्याहू को, ब्लैक सन ऑफ बिच कहा गया था, आप समझ सकते हैं। और इसको बड़े आराम से ट्रंप ने शेयर किया था। इसके अलावा अपने शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ मोदी को उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया है, उन्होंने नेतन्याहू को भी नहीं बुलाया है। और तभी मैंने आपसे कहा था कि ऊपर से भले ट्रंप सारा कुछ दिखा रहा हो, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति ना रहने के दौरान नेतन्याहू ने जिस तरह की बदतमीजियां उसके साथ की हैं उसे याद हैं। और ऊपर से भले वो दिखा रहा है, लेकिन अंदर से वो जबरदस्त दबाव बना रहा है नेतन्याहू के ऊपर। जब ट्रंप ने धमकी भी दी थी, उस धमकी की लैंग्वेज को मैंने एनालाइज किया था और आपके सामने कहा था कि यह धमकी सिर्फ हमास के लिए है या नेतन्याहू के लिए है, यह समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उसने कहा था कि मैं इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त हूं, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इजराइल से वो कह रहा है कि शांति चाहिए। और मजेदार बात यह है कि ये जो डील फाइनल हुई है, ये लफ्ज दर लफ्ज लगभग वही डील है जो 6 महीने पहले जुलाई में, जिसका जिक्र मैं बार बार करता रहा हूं, जुलाई में ही फाइनल हो गई थी। वही शर्तें हैं इसमें। उन शर्तों के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में आप देखेंगे, स्क्रीन पर मैंने वो डिटेल में आपको दे दिया है। इसका जो पहला दौर है, पहला फेज है, वो 42 डेज का है। दूसरा दौर जो है वो भी 42 डेज का है और तीसरा दौर भी 42 डेज का है। यानी तकरीबन ये 4 महीने की डील है। अब ये जो 4 महीने की डील है, इसमें मोटा मोटी देखेंगे तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। पहले ही दौर में पहली ही शर्त यह है कि जो जंग चल रही है, दोनों तरफ से हमले चल रहे हैं और दोनों तरफ से क्या चल रहे हैं, हमले तो फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर इजराइल ही कर रहा है। हमास तो इजराइल के अंदर आया नहीं है। तो हॉस्टिलिटीज के बंद होने का मतलब यह है कि इजराइल को अपने हमले बंद करने होंगे। इसके अलावा इजरायली फोर्सेस को जिन इलाकों में लोग रहते हैं, उन इलाकों से बॉर्डर की तरफ अपनी सेना हटानी होगी और अपने जो मिलिट्री उन्होंने बनाए हैं वो सारे कुछ तोड़ने होंगे। एयर एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, यानी आसमान में कोई जहाज 12 घंटे रोज कोई जहाज आएगी जाएगी नहीं। तो ये जो जहाज भेज के बम गिराते रहते हैं, ये इनको रोकना पड़ेगा। अब जरा रिटर्न का आप देखिए कि कैसे कैसे मामला है। हमास पहले दौर में 33 अगवा किए हुए होस्टेजेस को रिहा करेगा। यह वो खबर है जो सारे इजरायली अखबारों में बहुत जोर शोर से बताई जा रही है। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि हर एक इजरायली के बदले 30 फलस्तीनियों को रिहा करना होगा। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल नंबर एग्री हुआ है उसमें 200 ऐसे लोग हैं जिनको इजराइल ने उम्र कैद दी हुई है, यानी ज्यादातर पॉलिटिकल लोग हैं। तो एक अगर इजराइल का आदमी रिहा होगा, इजराइल का एक होस्टेज रिहा होगा, तो उसके बदले 30 फलस्तीनी रिहा होंगे। और जितने इजरायली फीमेल सोल्जर्स हैं, यानी उनकी सेना की मेंबर्स हैं और फीमेल हैं, महिलाएं हैं, उनके बदले तो इजराइल को 50 फलस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। अब आप बताइए, यह शर्त जो है वो हमास की हार है या जीत है, या आप खुद बताइए। 33 को रिहा कर रहा है वो, लेकिन हर के बदले 30 अपने रिहा करवा रहा है। और जो फीमेल उनकी आईडीएफ की मेंबर हैं, जो फीमेल उनकी आर्मी की पर्सन है, उनके बदले, एक के बदले 50 को रिहा करा रहा है। अब इसका अपना शेड्यूल बना है, लगातार यह चलता रहेगा। इसमें बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को इजराइल ने दोबारा गिरफ्तार किया था, पहली बार जब इनकी एक छोटी सी बातचीत हुई थी, उसमें कुछ लोगों को रिहा किया गया था और कुछ फलस्तीनियों को भी रिहा किया गया था। उनमें से जिन लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, उन सब लोगों को इनको बाकायदा रिहा करना पड़ेगा। 2011 वाली जो एक्सचेंज डील थी, 2011 में जब एक्सचेंज डील हुई थी, उसके जिन लोगों को इजराइल ने दोबारा गिरफ्तार किया है, उनमें जो जिंदा हैं, उनको इजराइल को तुरंत रिहा करना पड़ेगा। अब अगर सेकेंड फेज पे आते हैं, जो 42 दिन बाद होगा, तो उसकी कंडीशन भी ऐसे ही है कि लगातार शांति बनाए रखनी पड़ेगी। इजराइल अपनी आर्मीज को और पीछे हटाएगा। सेकेंड फेज में ही उसको गजा से अपनी पूरी आर्मी हटा लेनी होगी। यह वो बात है जो इजरायली लगातार मना कर रहे थे। नेतन्याहू भी कह रहे थे कि हम अपनी आर्मी वहां से नहीं हटाएंगे। सार का भी बयान आया था कि हम अपनी आर्मी वहां से नहीं हटाएंगे। लेकिन जो सीज फायर हुआ है, उसके सेकेंड राउंड में ही गजा से अपनी पूरी आर्मी को हटाना है इजराइल को।
और इसी तरह जो फेज 3 है उसमें रीबिल्डिंग की बात है, यानी गजा को दोबारा से बनाया जाएगा। इसमें कतर, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तीनों गारंटर की तरह हैं, यानी अकेला अमेरिका गारंटर नहीं है, कतर भी गारंटर है और इजिप्ट भी गारंटर है। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा गजा को दोबारा बसाने का, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में होगा। इसके अलावा सामान और बाकी सारी जो चीजें हैं, व्यापार वगैरह, ट्रेड, उसकी गजा को पूरी छूट दी जाएगी। और पहले ही दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जितनी इमदाद वहां जा रही है उस इमदाद को रोका नहीं जाएगा। इमदाद पूरी की पूरी गजा के अंदर पहुंचाई जाएगी। ये मोटा मोटी मैंने आपको शर्तें बताई, डिटेल मैंने स्क्रीन पर लगाया था, आपने पढ़ने की कोशिश की होगी, पढ़ा होगा। आप समझ सकते हैं कि ये इजराइल की जीत तो किसी भी तरह से नहीं है। इजराइल का एम था हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना। याह्या सिनवार को मार दिया, हानिया को मार दिया, और प्रचार लगातार यही हो रहा था कि उसने हमास को खत्म कर दिया। लेकिन पिछले 15-20 दिन, एक महीने का मामला यह है कि इजराइल के सैनिक लगातार मारे गए हैं और हमास ने खुद को मजबूत किया है, जो इजराइल के अखबारों ने भी स्वीकार किया है। खासतौर पर सिनवार, याह्या सिनवार के जो छोटे भाई हैं, उनको यह तो नहीं घोषित किया गया है कि वो हमास के हेड हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो लगातार काम कर रहे हैं हमास को फिर से मजबूत करने का। और हमास में न केवल नई आर्मी भर्ती हुई है, बल्कि नए हथियार भी हमास को मिले हैं। और यही वजह है कि पिछले दिनों नार्दर्न गजा में जो लड़ाई चली है उसमें इजराइल के सैनिक लगातार मारे गए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि टैक्टिक्स कैसे इजराइल को अपनी बदलनी पड़ी है। अब आप देखिए वहां जो असल खेल हो रहा है, अब वो खेल है कि एक बार सीज फायर हो जाएगा तो गजा में रूल कौन करेगा, पोस्ट वार गजा कैसा होगा। मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूं कि जंग रुकवाने की जगह अमेरिका और बाकी मुल्कों का ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि पोस्ट वार गजा में कौन रूल करेगा। और आप जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हाथ में खंजर लिए अपने लोग आते हैं। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो लगातार दबाव बना रही है कि जैसे वेस्ट बैंक में उसका कब्जा है वैसे ही गजा पर भी उसका कब्जा हो। अब वेस्ट बैंक में उसका कब्जा ऐसा है कि इजराइल की आर्मी के साथ मिलकर जो लड़ाके हैं, उन लड़ाकों के खिलाफ, जो फलस्तीनी लड़ाके हैं उनके खिलाफ वो अभियान चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में उनका कब्जा ऐसा है कि इजराइल जो चाहता है वो वेस्ट बैंक में करता है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो इजराइल भी चाहेगा कि इस तरह का शासन गजा के अंदर भी हो, कि नाम तो हो कि फलस्तीन का शासन है वहां पर, लेकिन इजराइल जो चाहे वो अपनी वाली चलाए। हमास से दिक्कत इसीलिए थी कि वो इजराइल को गजा में घुसने नहीं दे रहा था। अब अगर ऐसा शासन हो जाए जिसमें इजराइल जब चाहे तब अंदर घुस जाए, तो फिर इजराइल को क्या दिक्कत हो सकती है। नाम रहे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, जिम्मेदारी उसकी हो, और मजे सारे इजराइल के हों, वो जब चाहे अंदर घुस के जिसको चाहे मार दे, जब चाहे जो जमीन कब्जा कर ले, जब चाहे जिसका घर गिरा दे। अगर वो ये सब कर सके तो उसे क्या दिक्कत होगी। तो इजराइल और अमेरिका की बोली बोल रहे हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास साहब, और उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। अब आप इस बात को बहुत कायदे से समझ सकते हैं। ब्लिंकन भी लगातार पोस्ट वार गजा के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि पोस्ट वार गजा का मामला जो है वो इतना आसान होगा नहीं। सऊदी अरबिया का अपना एक स्टैंड है, और वो स्टैंड कम से कम सऊदी अरबिया ने नहीं बदला है। बाकी वो इजराइल अमेरिका के साथ कितना भी खड़ा हो, उसका स्टैंड बहुत क्लियर है कि जब तक टू नेशन की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे, जब तक फलस्तीन को आप आजाद मुल्क नहीं बनाएंगे, तब तक हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं करेंगे। अब ट्रंप इस समस्या के फाइनल सलूशन के लिए प्रेशर डालकर फलस्तीन को एक आजाद मुल्क घोषित करवाते हैं या चीजों को ऐसे ही चलने देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। इसके बारे में तो कुछ हमें 20 जनवरी के काफी बाद ही समझ में आएगा। अभी तो अगर यह सीज फायर हो जाता है तो यह देखना होगा कि अगले 4 महीने यह सीज फायर कैसे चलता है, इसमें रीबिल्डिंग किस हद तक शुरू हो पाती है, लोगों को इमदाद कितनी पहुंच पाती है, इजराइल की सेना वापस कितनी आती है। इन सारी चीजों पर डिपेंड होगा कि पोस्ट वार गजा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। अगर आज की आप बात करें तो आज तो ये सब मान चुके हैं कि इतने सबके बावजूद गजा में जो एडमिनिस्ट्रेशन बचा कुचा है वो सिर्फ और सिर्फ हमास का है। पीए का कोई बड़ा रोल अभी तक गजा में दिखाई नहीं दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा लेबनान की ओर, उस पर भी बात करना जरूरी है। लेबनान में जब नए राष्ट्रपति बने थे तो ऐसे दिखाया गया था कि बिल्कुल अब तो इजराइल जो चाहेगा वो करेगा, हिजबुल्लाह खत्म हो गया। लेकिन
कल वहां पर प्रधानमंत्री की घोषणा हुई। नोवेल सालेम साहब को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। सालेम साहब कौन है? सालेम साहब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कौन है? वही जिसने बाकायदा जारी किया था वारंट नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ। यानी जिस जज ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ पास किया था वो ऑर्डर जिसमें वारंट जारी हुआ था, वो अब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जाहिर तौर पर वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इजराइल के समर्थक तो नहीं हो सकते हैं। इजराइल के अखबार इसको हिजबुल्लाह की हार की तरह पेश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई जो पार्टी है, उस पार्टी ने यानी अमल पार्टी ने और सॉलिडेरिटी विद रेजिस्टेंस जो हिजबुल्लाह के समर्थकों का समूह है, उसने अपना कोई प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट दिया ही नहीं था। तो जाहिर है उनकी भी सहमत थी सालेम साहब के नाम पे। लेबनान में अब राष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। सालेम साहब, मैंने आपको बताया कि आईसीसी के चीफ जस्टिस हैं, जिसने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला दिया था। तो लेबनान का ऊंट किस तरफ बैठ रहा है यह समझना अभी इतना आसान नहीं है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आईसीसी वाले फैसले का ही यह असर है कि जो हिंद रजब फाउंडेशन है, हिंद रजब एक छोटी सी बच्ची थी, जिस बच्ची को मार दिया गया था, जिस बच्ची के ऊपर सैकड़ों गोलियां उतार दी गई थी, उसकी याद में जो फाउंडेशन बना है, वो दुनिया भर में जहां जहां इजराइल की आर्मी के लोग जा रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही हैं। इनका एक सीनियर ऑफिसर आईडीएफ का इस समय इटली में है और हिंद रजब फाउंडेशन लगी हुई है उसको कैसे भी गिरफ्तार करवाने में। हालत यह है कि इजराइल ने बीच में खबर आई थी कि अपने आर्मी के लोगों से कहा था कि जहां जाइए चुपचाप जाइए, सोशल मीडिया वगैरह पर अपनी तस्वीरें ना लगाइए। अभी और बुरे दिन आने हैं। स्विट्जरलैंड ने घोषित कर दिया कि अगर नेतन्याहू हमारे यहां आते हैं तो गिरफ्तार होंगे। और क्यूबा ने आईसीजे वाला जो केस था उसमें साउथ अफ्रीका के साथ भागीदारी की, यानी अब वो भी आईसीजे में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा लड़ेगा। तो ये कुल मिलाजुला के हालात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी दुनिया में एक माहौल बन रहा है इजराइल के खिलाफ। एक खबर छपी हुई है जो खबर कहती है, जो खबर इस बात पे आश्चर्य करती है कि आखिर बेहद पढ़े लिखे लोगों में एंटी सेमिटिज्म क्यों फैल रहा है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब आजकल हो गया है कि जायनिस्टों का विरोध, नेतन्याहू का विरोध। तो नेतन्याहू और जायनिस्टों का विरोध पढ़े लिखे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई लिखाई में उन्होंने सीखा है कि हक के साथ खड़ा होना होगा। और जो कुछ हुआ है पिछले 14 महीनों में, वो देख पा रहे हैं कि नेतन्याहू और उसकी सरकार किस तरह से फलस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। इसलिए वो नेतन्याहू और उसकी सरकार के खिलाफ है, नेतन्याहू और उस जैसे लोगों के खिलाफ हैं, कोई ज्यूस के खिलाफ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में ये चीजें आई हैं। आप एक तस्वीर देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची, तस्वीर क्या वीडियो देख लीजिए। एक छोटी सी बच्ची टमाटर देख के खुश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब से वो पैदा हुई है उसने टमाटर देखा ही नहीं है। कहीं इमदाद में टमाटर पहुंची होगी और उसको देख के वो खुश हो रही है कि ये क्या चीज है। ये दर्द सारी दुनिया ने देखा है और देखा है इसीलिए दुनिया का जो पढ़ा लिखा हिस्सा है, जो हक के साथ खड़ा होने वाला हिस्सा है, वो फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज करता हूं। इंस्टाग्राम मैंने एक दिन खोला तो एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था। सारा सैयद नाम है इस बच्ची का। उसने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है द सफरर्स के नाम से। ये फलस्तीनी जो सफर कर रहे हैं, जो बुरी तरह से, उर्दू वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं, दर्द उठा रहे हैं, परेशानियां भोग रहे हैं, उनको सेंटर में रख के इसने एक बड़ी प्यारी कविता लिखी है जिसको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके इंस्टाग्राम पे जाके पढ़िए, बच्ची को बधाई दीजिए, कहिए कि ऐसे ही हक के साथ खड़ी रहे, ऐसे ही सच की आवाज उठाती रहे। मैं दिल से दुआ देता हूं। काफी दिन पहले सारा ने ये पोएट्री मुझे भेजी थी। मैंने वादा किया था अपने किसी वीडियो में मैं इसका जिक्र करूंगा। किसी न किसी वजह से अब तक नहीं हो पाया। आज मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। खैर, कुल मिलाजुलाकर हालात ये हैं कि सीज फायर होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है और अगर सीज फायर होता है तो फिलहाल मेरे जैसे लोग तो बेहद खुश होंगे कि फलस्तीनियों को कम से कम सांस लेने की फुर्सत मिलेगी।
मैंने बार बार कहा है कि जब भी सीज फायर होगा, जो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे दुनिया में, उनमें एक मैं भी होऊंगा, क्योंकि फलस्तीनी बच्चों तक इमदाद पहुंचेगी, उन्हें रोटी वक्त पे मिलेगी, उनके सर पे छत के इंतजामात होंगे, बमों से जो उनकी नींद खुलती है वो नहीं खुलेगी, लोग अपनी जिंदगियां फिर से शुरू कर सकेंगे, लोग थोड़ी राहत ले सकेंगे। और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। पूरे फलस्तीनी लड़ाई के दौरान 7 अक्टूबर के बाद से ही हम लगातार वीडियोस कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं हक की आवाज उठाने की, लगातार कोशिश कर रहे हैं फलस्तीन का, मिडिल ईस्ट का सच आप तक पहुंचाने की। आप सब लोगों का खूब सारा प्यार हमको मिलता है, बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आज सिर्फ आपको शुक्रिया कहूंगा और यह कहूंगा कि दुआ कीजिए जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए, ताकि फलस्तीनी बच्चों को, फलस्तीनी मर्दों को, फलस्तीनी बूढ़ों को, फलस्तीनी औरतों को, हर फलस्तीनी फर्द को चैन से सांस लेने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया।